कहानी की शुरुआत अमेरिका के कोलोराडो राज्य की एक अत्यधिक सुरक्षित और खतरनाक जेल से होती है, जहां हमारी मुलाकात रे नाम के एक कैदी से होती है जो किसी आम अपराधी की तरह नहीं लगता, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी और धैर्य झलकता है। एक दिन उसका सेलमेट अचानक उसके पास आता है और घबराए हुए अंदाज में उसे बताता है कि अगली सुबह एक बेहद खतरनाक कैदी रे पर जानलेवा हमला करने वाला है। यह सुनकर रे के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता, वह बिल्कुल शांत रहता है, मानो उसे इसकी उम्मीद ही थी। अगली सुबह जैसे ही वह कैदी अपने साथियों के साथ रे के पास आता है और हमला करने ही वाला होता है, रे बिना एक पल गंवाए बिजली की तरह फुर्ती से प्रतिक्रिया करता है और पहले ही हमला करके उस कैदी को इतनी बेरहमी से पीटता है कि वह मौके पर ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। रे का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था कि वह उस कैदी को और अधिक मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जेल के सभी गार्ड वहां आ जमा होते हैं, सीटियां बजने लगती हैं और हर तरफ शोर मच जाता है। वे गार्ड रे को तुरंत हिरासत में लेकर उसे जेल के उस सबसे भयानक विंग में ले जाते हैं, जहां उन कैदियों को रखा जाता है जो सबसे अधिक खतरनाक और अप्रत्याशित होते हैं। रे को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जो चारों तरफ से पूरी तरह से बंद होता है, जिसमें सिर्फ एक टॉयलेट और छत पर लगे कई सारे कैमरे होते हैं, और यह सारे कैमरे 24 घंटे उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रखते थे। रे वहां बंद होने के बाद भी बिल्कुल नहीं घबराता, बल्कि वह अपने अनुभव और समझ का इस्तेमाल करते हुए एक नई रणनीति बनाने लगता है। वह रोज बिना थके उन गार्डों के आने जाने के समय को नोट करता है, देखता है कि किस समय कितने गार्ड ड्यूटी पर आते हैं, कब वे बदलते हैं और कब उनकी सतर्कता में कमी आती है। कुछ ही दिनों की बारीकी से निगरानी के बाद रे को समझ में आ जाता है कि कैमरा रूम में तैनात 2 गार्ड हर रोज एक निश्चित समय पर 7 मिनट के लिए कैमरा रूम से बाहर जाकर स्मोकिंग करते हैं, और उन्हीं 7 मिनटों में रे पर कोई भी नजर नहीं रखता है। यही वह सुनहरा अवसर था जिसकी उसे तलाश थी, और उसने तुरंत अपने दिमाग में एक पूरा नक्शा बना लिया। रे अपने कमरे में रखे टॉयलेट पेपर से कई सारी छोटी छोटी गोलियां बनाता है और इन गोलियों को टॉयलेट पेपर के अंदर बड़ी ही चालाकी से छुपा कर रख देता है ताकि कोई गार्ड उसे देख न सके। इसी दौरान एक दिन लंच के समय उसे खाने के साथ दूध का एक पैकेट मिलता है, और रे उस दूध के पैकेट से एक पारदर्शी प्लास्टिक की शीट निकालकर बड़े ही सावधानी से अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसे पता था कि यह शीट आगे चलकर उसके काम आने वाली है। अगले दिन जब उसे वापस उसके बंद कमरे में लाया जाता है तो वह एक गार्ड से एग्जैक्ट टाइम पूछता है, और वह गार्ड उसे बताता है कि शाम के 4 बजने में अभी ठीक 5 मिनट बाकी हैं। यह सुनते ही रे के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है और वह धीरे धीरे 1 से 10 तक गिनती करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह 10 पर आकर रुकता है, ठीक उसी क्षण जेल के बाहर एक लेडी अपनी कार में सवार होकर वहां आती है, और दूसरी तरफ वे 2 गार्ड जो कैमरा रूम में थे बिल्कुल उसी समय 7 मिनट के लिए बाहर स्मोकिंग करने चले जाते हैं। जैसे ही वह लेडी अपनी कार में थोड़ी और आगे बढ़ती है, उसकी कार में एक जबरदस्त धमाका होता है, आग का गोला उठता है और पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। हर तरफ अलार्म बजने लगते हैं, सारे सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और जेल के बाहर मौजूद कैदियों को तुरंत भगदड़ में उनके कमरों में वापस भेज दिया जाता है। ठीक इसी अफरा तफरी के बीच एक गार्ड रे के कमरे में आता है, लेकिन तब तक रे वहां से पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब जेल के अंदर आती है तो रे उसी गाड़ी के नीचे छुपकर सवार हो जाता है और बिना किसी को शक हुए बाहर निकल आता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह तेजी से एक काली कार में बैठ जाता है। अब हमें यहाँ यह पता चलता है कि इस कार में जो लेडी एबिगेल और वह आदमी हश हैं, वे दोनों कोई और नहीं बल्कि रे के सबसे भरोसेमंद और पुराने दोस्त होते हैं, जो उसकी इस पूरी योजना में उसकी मदद कर रहे थे। कुछ दूरी पर जाकर कार को एक सुनसान रास्ते पर रोका जाता है और रे के दोस्त उसे उतार देते हैं और उसके हाथ में एक विशेष सिक्का थमा देते हैं, जिसका उपयोग करके रे किसी निर्धारित नंबर पर फोन करने वाला होता है। रे उस सिक्के का उपयोग करके तुरंत एक नंबर पर कॉल करता है और केवल एक ही शब्द बोलता है, शो टाइम, और अगले ही पल मानो जादू हो गया हो। चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आकर उसे घेर लेती हैं और वे उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लेते हैं। रे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती, वह बिल्कुल शांत रहता है, जैसे उसे पता हो कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा है। ठीक इसी दौरान एक आदमी वहां आता है जो कोई और नहीं बल्कि रे का बिजनेस पार्टनर लेस्टर होता है, और वह किसी तरह अपने ताकत और रिश्तों का इस्तेमाल करके रे को पुलिस के हाथों से बचा लेता है। रे कोई साधारण अपराधी या क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वह अपनी खुद की कंपनी ब्रेसलैंड क्लार्क सिक्योरिटी का मालिक और संस्थापक है। असल में रे की यह कंपनी दुनिया भर की तमाम जेलों को उनकी सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करने के लिए टेस्ट करती थी। यानी वह जेलों में एक कैदी के रूप में घुसता है, वहाँ के फ्लॉस और कमजोरियों को ढूंढता है ताकि जेल की सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके और कोई भी असली अपराधी वहाँ से कभी भाग न पाए। अब वार्डन, जो यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया था, रे यह भी बताता है कि उसने जानबूझकर अपने दुश्मन बनाए ताकि वह आइसोलेशन वार्ड में भेजा जा सके, क्योंकि वहाँ पर गार्डों की संख्या बहुत कम थी और निगरानी में डील मिल जाती थी। उसने वहाँ रूटीन को बहुत बारीकी से स्टडी किया और पाया कि हर रोज कैमरा रूम से 2 गार्ड ठीक 7 मिनट के लिए बाहर चले जाते थे, और यही वह समय था जब उस पर कोई नजर नहीं रखता था। उसने अपनी टीम के लिए एक कोडेड लेटर तैयार किया जो बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन उसमें हिडन इन्फॉर्मेशन होती थी, जिसमें उसके भागने का सही दिन और सही समय लिखा होता था। लंच के समय जो दूध का पैकेट उसे मिला था, उसके ऊपर से उसने एक पारदर्शी शीट निकाली और उसे अपने कमरे के लॉक के पैड्स पर लगा दिया, जिससे उसे उन गार्डों के फिंगरप्रिंट्स हासिल हो गए और उन 4
फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके वह किसी भी समय लॉक खोल सकता था। उसने टॉयलेट पेपर से जो गोलियां बनाई थीं, उन्हें उसने ट्रे हैच के अंदर डाल दिया था और उसी 1 मिनट में उसने फायर ब्रिगेड का सूट पहना, धमाके का फायदा उठाया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी में छुपकर बाहर निकल आया। ये पूरा सिलसिला सुनने के बाद वार्डन के होश उड़ गए और वह रे को एक अलग नजर से देखने लगा। अब कुछ महीनों बाद रे वापस अपने ऑफिस ब्रेसलैंड क्लार्क सिक्योरिटी में लौट आता है और सब कुछ सामान्य रूप से चलने लगता है। एक दिन उसके ऑफिस में एक युवा लड़की आती है जिसका नाम जेसिका होता है और वह खुद को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से भेजा गया एजेंट बताती है। लेस्टर से रे ये बात कहता है कि इस लड़की को उसने खुद बुलवाया है क्योंकि उसे पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जेसिका आगे आकर रे से यह प्रस्ताव रखती है कि इस नए मिशन के लिए उसे पहले वाले $4 मिलियन की जगह $5 मिलियन दिए जाएंगे, लेकिन इस बार उसे उस जेल की लोकेशन बिल्कुल भी नहीं बताई जाएगी और उसे बिना किसी पूर्व सूचना के उस जेल में भेज दिया जाएगा। पहले तो रे यह कहते हुए मना कर देता है कि बिना लोकेशन जाने मिशन करना बहुत खतरनाक होता है, लेकिन लेस्टर बड़ी ही चालाकी से उसे समझाता है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को जगाता है और अंततः रे को इस मिशन के लिए राजी कर लेता है। अब रे और उसकी पूरी टीम न्यू ऑर्लिन्स नामक एक शहर में पहुंचते हैं जहां वे मिशन की तैयारियों में जुट जाते हैं। वहां हश, जो रे का तकनीकी विशेषज्ञ है, रे को उसकी फेक प्रोफाइल दिखाता है जिस पर उसका नाम एंथनी पोर्टोस लिखा होता है और उसे बताया जाता है कि वह न्यू ऑर्लिन्स के एक फेडरल फैसिलिटी में भेजा जा रहा है जहां उस पर यह आरोप होता है कि उसने पिछले 10 सालों में पूरे यूरोप और साउथ ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल किए गए कई बम बनाने में मदद की है। हश रे को एक इवैक्यूएशन कोड भी बताता है जिसे वह वार्डन मार्श को बता सकता है ताकि किसी भी आपात स्थिति में उसे वहां से तुरंत निकाला जा सके। रे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और हश उसकी बॉडी पर एक छोटा सा बेहद आधुनिक ट्रैकर लगा देता है जिससे वे बाहर बैठे हुए उसकी लोकेशन को रियल टाइम में देख सकें। रे वहां पर खड़ा ही होता है कि तभी अचानक एक काली कार वहां आकर रुकती है। उसमें से कई नकाबपोश लोग निकलते हैं। वे रे को जबरदस्ती कार में उठाकर ले जाते हैं और फिर उसके शरीर से वह ट्रैकर निकालकर सड़क पर फेंक देते हैं जिससे रे की लोकेशन का सिग्नल तुरंत लॉस्ट हो जाता है। ये किडनैपर्स रे को एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वह कुछ ही सेकंड में बेहोश होकर कार की सीट पर गिर जाता है, बल्कि एक आधुनिक और भयावह किले की तरह है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। रे को तुरंत वार्डन हॉब्स के पास ले जाया जाता है जो एक कठोर और निर्दयी व्यक्ति है और वह रे का स्वागत करते हुए उसे कैदी नंबर 74 बताता है। रे तुरंत वार्डन मार्श के बारे में पूछता है, लेकिन वार्डन हॉब्स साफ साफ कह देता है कि यहाँ पर कोई भी वार्डन मार्श नाम का व्यक्ति नहीं है और ये कोई सरकारी जेल नहीं है। रे अपना इवैक्यूएशन कोड वार्डन हॉब्स को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वार्डन बिना किसी सहानुभूति के उसे मना कर देता है और कहता है कि अब उसे यहीं जीना होगा और यहीं मरना होगा। दूसरी तरफ रे की टीम, जिसमें एबिगेल, हश और लेस्टर शामिल हैं, बेतहाशा कोशिश कर रही होती है कि किसी भी तरह रे की लोकेशन का पता लगाया जाए, लेकिन ट्रैकर न मिलने के कारण वे पूरी तरह से असफल रहते हैं। जब सभी कैदियों का दैनिक ब्रेक टाइम शुरू होता है तो रे भी अपने कांच के कैबिन से बाहर नीचे ग्राउंड में आता है और वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गार्ड एक बेजुबान कैदी को लगातार डंडों से पीट रहे होते हैं और वहां कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस जेल में बिना किसी जुर्म के कैदियों पर जुल्म किए जाते हैं और यहाँ का कोई नियम कानून किसी काम का नहीं है। कुछ कैदी जो रे को नया देखकर उसे कमजोर समझते हैं उससे लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन रे अपनी पूरी ताकत और फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए उन कैदियों के लीडर को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि वह बेहोश हो जाता है और बाकी सारे कैदी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। इसी दौरान वहां एक कैदी आता है जिसका नाम एमिल रॉटमायर है और वह सभी कैदियों को रे से दूर रहने का इशारा करता है। एमिल रे के करीब आता है और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन रे अभी भी सतर्क है और वह हाथ मिलाने से इनकार कर देता है। एमिल रे को बताता है कि वह एक आदमी जिसका नाम विक्टर मैनहाइम है के लिए काम करता था और यह जेल वाले उसी विक्टर को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो दुनिया की बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। लेकिन ईमेल ने वार्डन को उसकी लोकेशन बताने से साफ इनकार कर दिया है। अगले दिन रे अपने कांच के कैबिन के हर कोने को बड़ी बारीकी से जांचता है जबकि ईमेल उसे दूर से देखता रहता है और यह नोटिस करता है कि रे जब से आया है इस जेल की हर छोटी बड़ी चीज का बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। ब्रेक के समय रे सभी गार्डों पर नजर रखता है और देखता है कि सबने एक जैसा ही सूट पहना हुआ है और उनके चेहरे पर एक जैसे मास्क लगे हैं जिससे उनकी पहचान करना नामुमकिन हो जाता है। जब एमिल रे के पास आता है तो रे उससे कहता है कि वह उस आइसोलेशन एरिया में जाना चाहता है और यह एहसान करने का सही समय है। एमिल यह सुनकर रे पर अचानक हमला कर देता है और दोनों के बीच एक भयंकर और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गार्ड आकर दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उन्हें आइसोलेशन बॉक्स में डाल देते हैं जहां तुरंत तेज लाइटें जला दी जाती हैं और वे लाइट्स इतनी तपिश पैदा करती हैं कि कैदियों को असहनीय गर्मी से पीड़ा होने लगती है। रे उस बॉक्स के अंदर लगे कुछ नेट्स को देखता है और मन ही मन उनकी स्थिति नोट कर लेता है। एक डॉक्टर वहां उनकी जांच करने आता है
और रे उस डॉक्टर से इस जेल के बारे में सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे एक शब्द भी नहीं बताता और चुपचाप बाहर चला जाता है। बाहर जाते समय एक गार्ड डॉक्टर से पूछता है कि रे ने क्या पूछा था, तो डॉक्टर झूठ बोल देता है कि उसने सिर्फ डिहाइड्रेशन के बारे में पूछा था। कुछ देर बाद रे और एमील को आइसोलेशन से निकाल दिया जाता है और एमील रे से पूछता है कि क्या उसे वहाँ कुछ मिला है। रे धीरे से एमील को बताता है कि वह उसे इस जेल से बाहर निकाल सकता है, बशर्ते एमील उसे लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लाकर दे। एमील इस प्रस्ताव को मान लेता है। अगले दिन एमील को वार्डन हॉब्स के पास बुलाया जाता है और वार्डन उससे विक्टर मैनहाइम की लोकेशन के बारे में पूछता है और इस बार भी एमील बड़ी शिद्दत से मना करता है, लेकिन रे समझाता है कि अगर वह इस जेल से बाहर निकलना चाहता है तो यह जरूरी है। अंततः एमील राजी हो जाता है। अगले दिन लंच के समय एमील जानबूझकर जैविड नाम के कैदी से लड़ाई करता है, जिससे पूरे जेल में हंगामा हो जाता है और सभी कैदी आपस में भिड़ जाते हैं। गार्ड आकर सबको अलग अलग बॉक्स में डाल देते हैं और रे लाइटों का फायदा उठाकर उन नेट्स को खोलना शुरू कर देता है। वह एक एक करके सारे नेट्स खोलता है और एमील चिल्लाकर गार्डों का ध्यान भटकाता है। रे नीचे जाने लगता है, लेकिन अचानक एक पानी की पाइपलाइन टूट जाती है और उसमें पानी भर जाता है। किसी तरह संघर्ष करते हुए रे उस पाइपलाइन से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह जेल किसी जमीन पर नहीं बल्कि पूरे समुद्र के बीचों बीच स्थित थी। चारों तरफ सिर्फ असीमित पानी था और वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। रे तुरंत अपनी समझदारी का परिचय देते हुए वापस आइसोलेशन में आता है और सारे नेट्स को दोबारा ठीक कर देता है ताकि किसी को शक न हो। बाहर एबिगेल और हश लेस्टर के पास आते हैं और उसे वह चेक देते हैं जो कि फ्रीज हो चुका होता है, और एबिगेल लेस्टर से रे के बारे में पूछती है, लेकिन लेस्टर यह कहते हुए मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। इधर वार्डन हॉब्स गार्ड से पूछता है कि गड़बड़ी कहां पर हुई है, तो गार्ड बताता है कि बॉक्स 2 के नीचे। वार्डन को यह नहीं पता था कि वहां बंद कैदी असल में रे है, क्योंकि उसे रे की फेक आइडेंटिटी यानी एंथनी पोर्टोस के नाम से ही जानकारी दी गई थी। जब वार्डन उस बॉक्स में जाता है तो उसे वहां कुछ ढीले नेट्स मिलते हैं, लेकिन गार्ड उसे बता देता है कि ये नेट्स जंग और पानी के तेज बहाव की वजह से अपने आप ढीले हो गए हैं, और वार्डन इस बात पर यकीन कर लेता है। लेस्टर ने इस बीच वार्डन को रे की सारी सच्चाई बता दी है कि उसका असली नाम रे है और वह अब तक 14 जेलें तोड़ चुका है। लेस्टर वार्डन से कहता है कि अगर रे यहाँ से नहीं निकल पाया तो इस जेल से कोई भी नहीं निकल पाएगा, और वह उसे सलाह देता है कि एमील से विक्टर मनहाइम की लोकेशन पूछे, क्योंकि उसी के पास वह खतरनाक प्रोग्राम है। जेल के अंदर गार्ड रे को बुरी तरह पीटते हैं ताकि वह हिम्मत हार जाए, लेकिन एमील उसे हौसला देता है और कहता है कि वह कर सकता है। रे एमील को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है कि वह पहले एक वकील था और उसने एक अपराधी को जेल भेजवाया था जिसने उससे बदला लेने की कसम खाई थी। उस अपराधी ने 3 साल तक केवल उसी कसम के बारे में सोचा और फिर एक दिन उसने रे के पूरे परिवार को मार डाला। तभी से रे इस काम में लगा हुआ है। एमील उसे बताता है कि उसके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो इस जेल में मर जाए या फिर उसके साथ भागकर अपने दुश्मनों से बदला ले। रे के अंदर एक नया जुनून पैदा होता है और वह फिर से भागने की योजना बनाने लगता है। अब वे गार्डों के रूटीन को नाम देते हैं और सबसे पहले अपनी लोकेशन का पता लगाने का फैसला करते हैं। रे जानता है कि यह सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है। लंच के समय एमील रे को छुरी से जख्मी कर देता है, जिससे रे डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बताता। रे गिरने का नाटक करते हुए वहां से एक इंजेक्शन और एक पेपर चुरा लेता है। एमील उसे एक पेन देता है और रे एक मेजरिंग डिवाइस बनाने लगता है, लेकिन कैमरे में वार्डन को शक हो जाता है और गार्ड रे को पकड़ लेते हैं। वार्डन हॉब्स रे को बताता है कि वह उसकी असली पहचान जानता है और यह जेल उसी की किताब पर बनी है, इसलिए वह यहाँ से कभी नहीं भाग सकता। रे वार्डन को एक झूठी लोकेशन बताकर विक्टर मैनहाइम के बारे में डील करने की कोशिश करता है और वार्डन मान जाता है। रे वापस आकर एमील से कहता है कि वह उससे चालाकी कर रहा है और जो डिवाइस उसने बनाई है वह जैविड को दे दे। एमील जैविड से कहता है कि अगर वह भागना चाहता है तो एक काम करे। जैविड वार्डन को रे का झूठा प्लान बता देता है, लेकिन साथ ही वह वार्डन से कहता है कि वह सब कुछ तब बताएगा जब उसे अपने सेल में खुले आसमान में दुआ करने दिया जाए। वार्डन मान जाता है और रात में जैविड उस डिवाइस से लोकेशन मेजर कर लेता है। अगले दिन एमील वह मार्क किया हुआ पेपर रे को देता है और रे को पता चलता है कि वे मोरक्को के आसपास हैं। एमील कहता है कि वह एक आदमी को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है और रे डॉक्टर को मना लेता है कि वह उस आदमी को पूरी लोकेशन भेज दे। रे वार्डन को विक्टर मैनहाइम की एक पूरी तरह से झूठी लोकेशन बताकर उसे संतुष्ट कर देता है और फिर एमील से कहता है कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। वे सेल ब्लॉक ए से भागने की योजना बनाते हैं, जबकि वार्डन को यकीन दिलाया जाता है कि वे सेल ब्लॉक सी से भागेंगे। वार्डन जब कैमरे में रे को कोड लिखते हुए देखता है तो वह रे की किताब से टैप कोड टेबल निकालता है और उसे डिकोड करता है और उसे लगता है कि वे सी ब्लॉक से भागेंगे, इसलिए वह वहां सारी सिक्योरिटी हाई कर देता है। लेकिन असल में रे, एमील और जैविड सेल ब्लॉक ए से भागते हैं
और वहां जाकर तीनों आपस में लड़ने का नाटक करते हैं, जिससे सारे गार्ड भ्रमित हो जाते हैं। मौका पाकर वे ऊपर कार्गो की तरफ भागते हैं। रे ऊपर जाकर सारे सिक्योरिटी कैमरास ब्लॉक कर देता है। वार्डन पूरे कार्गो में लॉकडाउन लगा देता है। वार्डन और गार्ड रे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन रे एक वाटर टैंक में छुपा होता है। एक गार्ड कार्गो की पावर ऑन कर देता है, जिससे रे को बाहर निकलना पड़ता है और वह समुद्र में कूद जाता है। एमिल हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी नीचे फेंकता है, लेकिन तभी वार्डन हॉब्स आकर रे पर फायर कर देता है। रे वहां रखे ऑयल टैंकर्स पर फायर करता है, जिससे एक भीषण विस्फोट होता है और वार्डन और उसके सारे गार्ड उसी विस्फोट में मर जाते हैं। अंततः रे और एमिल उस नरक से बच निकलते हैं। कुछ देर बाद रे और एमिल मोरक्को के एक सुनसान समुद्र तट पर खड़े होते हैं। तभी वहां एक कार आती है और जेसिका उतरती है। वह रे को बताती है कि असल में एमिल ही विक्टर मानहाइम है, क्योंकि जेसिका को पता था कि उसके पिता को सिर्फ रे ही जेल से निकाल सकता है और इसलिए उसने रे को यह मिशन दिया था। रे को यह भी पता चलता है कि एमिल रॉटमायर एक कोड है और उसकी टीम उसी कोड से उसकी लोकेशन का पता लगाती है और यही वजह थी कि रे को भी एंथनी पोर्टोस कोड नाम दिया गया था, ताकि एमिल को अंदर जाते ही पता चल जाए कि उसकी बेटी ने उसे भेजा है। रे को अब यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे इस जेल की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एमिल को बाहर निकालने के लिए भेजा गया था। कुछ दिनों बाद जब रे एबिगेल से मिलता है तो एबिगेल बताती है कि अगर रे जेल से नहीं निकलता तो लेस्टर को जेल का सीईओ बना दिया जाता। अब रे जानता था कि लेस्टर कहाँ है और जब लेस्टर अपनी गाड़ी से भागने की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी में हश पहले से बैठा होता है और उसे बेहोश कर देता है। जब लेस्टर को होश आता है तो वह देखता है कि उसे एक विशाल कंटेनर में बंद कर दिया गया है और वह कंटेनर एक बड़े कार्गो के अंदर है, जहाँ उसकी चीख कोई नहीं सुन सकता। लेस्टर का वहां से बाहर निकलना अब नामुमकिन है और इसी के साथ यह रोमांचक कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और मजेदार कहानी के साथ।